अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज की शिकायत है तो उसकी थाली में क्या परिवर्तन होना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपकी थाली में आधा अनाज और आधा रॉ। अमित जी ये बताएं कि अगर कोई रात का खाना लेट खाते हैं तो क्या ये भी पाइल्स की वजह बन सकता है? रात का जो खाना है उसको हम सोने से कम 2 घंटे पहले ले लें। मोशन अगर कितने दिन तक हार्ड आए तो आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए? मोशन तो अगर एक दिन भी हार्ड आ रहा है तो उसमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ह्यूमन बॉडी के लिए पर डे कितना वाटर जरूरी है? 8 से 10 गिलास पानी कम से कम हमें दिन में जरूर पीना है। हम वॉशरूम में कई लोगों को देखते हैं जो बैठकर मोबाइल यूज करते हैं, तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? मोबाइल एक बड़ा कारण है पाइल्स को जन्म देने का। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कब्ज की दवाई लेना कितना सेफ है? देखो, इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। क्या हर पाइल्स के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है? पाइल्स की सर्जरी की जरूरत सभी पेशेंट में नहीं पड़ती है। दुनिया में हर 4 में से एक शख्स पाइल्स की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अक्सर हिचकिचाहट की वजह से इसके मरीज इसके बारे में बातें नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह आयुर्वेद के जरिए इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित शर्मा, जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों और सर्जरी के जरिए लाखों मरीजों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाई है। तो दोस्तों, अगर आप फिशुला या पाइल्स का जड़ से निवारण ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल रोज की डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज की शिकायत है तो उसकी थाली में क्या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कब्ज की बात है और हम रूटीन थाली की बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपकी थाली में आधा अनाज और आधा रॉ, मतलब जिसमें फल, जिसमें सलाद, जिसमें हरी सब्जियां कच्ची, ये अगर आप लेते हैं, प्लस साथ में दिन में 2 से 3 लीटर या कम से कम हम कहें 4 लीटर तक पानी अगर आप पीते हैं तो मेरा दावा है आप कब्ज से बिना दवाई से मुक्त रह सकते हैं। एक नॉर्मल इंडियन जो फैमिली होती है उसके घर में जो थालियाँ होती हैं उसमें कई चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन अगर हमें उस खाने की थाली में फाइबर को ऐड करना है तो हम कैसे, क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल हाँ। से तरीके हैं जिनकी वजह से, जिनको करने से हम इंडियन थाली में फाइबर को नेचुरली ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने लगभग सभी मरीजों को बताते हैं कि जब हमने आटा यूज करना है, जो हम रोटी बनाते हैं, तो उसको हम चक्की से आटा पिसवाएं और उसी टाइम पर सपोज गेहूं आप पिसवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा चना या जौ ये आप डलवा के आप पिसवा लें। साथ में जब उसकी रोटी बनानी है तो वो चोकर वाले आटे की रोटी बनाएं, उसको छाने नहीं। तो ऐसा करने से फाइबर सीधा सीधा पेट में जाएगा। ज्यादातर लोग बाजार से आटा खरीदते हैं जो बहुत फाइन होता है, मैदा की क्वालिटी का होता है, और वो आपको डेफिनेटली कब्ज को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा फाइबर ऐड करने की अगर हम बात करें तो सलाद हर डाइट में जरूर होना चाहिए, जिसमें आप पपीता ले सकते हैं, जिसमें आप खीरा ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा फाइबर होता है। और सीजन में जैसे अमरूद जैसे फल होते हैं उनको भी आप शामिल करके अपनी थाली में फाइबर को नेचुरली ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये सुनते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इस पाइल्स की बीमारी से बचाव के लिए अगर हमें सुबह अपनी डाइट में कोई चेंज करना है या रूटीन में चेंज करना है तो क्या हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं? सबसे पहली चीज देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली ये सबसे अच्छी हम्म। चीज है। किसी चीज को हम बीमारी को होने से पहले अगर रोक पाए देन नथिंग बेटर देन दैट। अगर खास तौर पर पाइल्स के लिए हम बात करें, सुबह उठने के शेड्यूल की बात करें, तो उठने के बाद में जो ज्यादातर लोग चाय पीते हैं या नाश्ते में जैसे बहुत फ्राइड खाना खाते हैं, पराठा खाते हैं, ये सब चीजें लेते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। सुबह की शुरुआत गर्म पानी और नींबू इसके साथ आप करें। नाश्ते में आपके फल रहे, जूस रहे, आप पपीता सुबह ले सकते हैं, तो वो आपके जो पेट के लिए हमें फाइबर चाहिए उसकी पर्याप्त मात्रा उससे जाएगी। इसके अलावा पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी आप जरूर पीते रहें। मैं ज्यादातर लोगों को कई बार बताता हूँ कि आपने खाने को पीना है और पानी को चबाना है, मतलब आप खाने को इतना चबाएं कि वो लिक्विफाई हो जाए। ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊं। जो खाने को चबाने की बात है, लगभग 30 से 32 बार हमने एक ग्रास को चबाना है, तो उससे एक तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, जो सेलिवरी जूसेस हमारे सेलिवरी ग्लैंड से निकल रहे हैं वो प्रॉपर मिक्सअप हो पाते हैं, और आगे स्टमक में जाके जब उसका डाइजेशन होना है तो उसके लिए एक अच्छा काइम वहां पर बन जाता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार आप जरूर पीते रहें। इसके अलावा जो बहुत फ्राइड खाना होता है, बहुत तला हुआ खाना होता है, बहुत स्पाइसी होता है, कई बार आदमी क्या करता है कि लंबे टाइम तक फास्टिंग करता है, कुछ नहीं खाया और फिर एकदम से उसने नॉन वेज भी खाया, पराठे भी खाए, ये सब चीजें भी ली, और विशेष तौर पर जो मैदा की चीजें हैं, जंक फूड है, इनको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है। तो अगर हम पूरे दिन में पानी प्रॉपर पीते रहे, दिन में मट्ठा अगर छाछ हम लेते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो हाई फाइबर डाइट है वो लें। रात का जो खाना है वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले लें।
और खाने के बाद में आयुर्वेद में खास तौर पर हम कहें एक शब्द आता है चक्रमण, मतलब लगभग 15 से 20 मिनट का वॉक अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे जो आम उत्पत्ति होती है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, उनको वो रोकने वाला होता है। तो ये शेड्यूल अगर कोई आदमी फॉलो करता है तो डेफिनेटली ना सिर्फ पाइल्स बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से वो बचा रह सकता है। अमित जी, ये बताएं कि अगर कोई रात का खाना लेट खाते हैं तो क्या ये भी पाइल्स की वजह बन सकता है? देखिए, जहाँ तक रात में लेट खाने की बात है, तो अगर कोई आदमी बहुत लेट खाना खा के सीधे सो जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो गट है, वो उतनी एक्टिव नहीं रह पाती, वो उस खाने को पचा नहीं पाती है। हम्म, और अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो आयुर्वेद में हम इसको आम दोष कहते हैं हम्म, और आम सभी रोगों की जड़ है, इंक्लूडिंग पाइल्स। तो रात का जो खाना है, उसको हम सोने से कम 2 घंटे पहले ले लें और खाने के लगभग आधा 1 घंटे के बाद में हम लगभग 20-30 मिनट की, 40 मिनट की वॉक ज़रूर करें। एक और विशेष चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी लेट खाना खाता है, खाना खाया और तुरंत सो गया। हम्म, तो ये ना सिर्फ पाइल्स, ना सिर्फ आमदोष की उत्पत्ति को पैदा करता है, बल्कि जो गैस्ट्राइटिस होता है, ईसोफेजाइटिस होता है, जिन लोगों को गैस की ब्लोटिंग की समस्या रहती है, हम्म। तो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से आपको इन सारी बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, और रोज की डाइट वाले सेक्शन में हमारा आखिरी सवाल ये है कि मोशन अगर कितने दिन तक हार्ड आए तो आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए? नहीं, मोशन तो अगर एक दिन भी हार्ड आ रहा है तो उसमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्यों हार्ड हो रहा है। या तो हमारा लाइफ़स्टाइल खराब हुआ है, या हमारा खान-पीन खराब हुआ है, या हमारी कुछ ऐसी आदत गलत ऐड हुई है हम्म, जिसकी वजह हम्म, से स्टूल हार्ड हो रहा है। हम्म, जो दिनों की अगर आप स्पेशली बात पूछ रहे हैं कि कितने दिन के हार्ड मोशन पर आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए, तो अगर लिमिट से ज़्यादा हार्ड स्टूल आपका 1 दिन भी पास होता है, हम्म, तो वो एनल कैनाल में टियर हम्म, कर सकता है और वो टियर उसी को हम फिशर कहते हैं, जो हम्म, बाद में जाके क्रोनिक फिशर या हम्म। फिशर एब्सेस या फिस्टुला इनमें कन्वर्ट हो सकता है। तो 1 दिन का भी अगर हार्ड स्टूल है, तो उसपे डेफिनिटली हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि वो स्टूल हार्ड क्यों हुआ है? डॉक्टर अमित, अब हमारा जो अगला जो कैटेगरी है हमारी पानी और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, और इसका जो पहला सवाल वो ये है कि हम अक्सर ही पानी बहुत पीते हैं या कम पीते हैं, हमें ये नहीं पता कि कितना पानी हमें एक्यूरेटली पीना चाहिए पर डे। तो एक ह्यूमन बॉडी के लिए पर डे कितना वाटर जरूरी है? देखिए, आमतौर पे एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की हम बात करें तो 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम हमें दिन में ज़रूर पीना है। लीटर्स में अगर हम बात करें तो 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम एक जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है, उसको ज़रूर पीना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है कि अगर आदमी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहता है, तो ख़ास तौर पे हम पाइल्स में बात कर रहे हैं, तो जब शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है, आदमी पानी कम पीता है, तो उसकी वजह से जो स्टूल है हमारा वो हार्ड होता है और स्टूल हार्ड होने की वजह से रेक्टल वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है, जो कई सारी बीमारियों की एक तरह से जड़ रहता है। अब एक लेमन लैंग्वेज में हम बात करें कि भई पानी जब हम पी रहे हैं तो कैसे पता करें कि हम कम पी रहे हैं या ज़्यादा पी रहे हैं? तो यूरिन का जो कलर है हमारा, वो एक बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट सिग्नल है कि अगर एक पेल येलो कलर का अगर यूरिन हम पास कर रहे हैं, तो वो एक बेस्ट कलर होता है, बेस्ट हम कहें कि हाइड्रेशन होता है बॉडी का। अगर बिल्कुल सफ़ेद सा यूरिन पास कर रहे हैं, तो वो ओवर हाइड्रेटेड बॉडी है। अगर वो डार्क ब्राउन कलर का या थोड़ा-सा डार्क यूरिन पास हो रहा है, तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि उसका शरीर डिहाइड्रेटेड है और थोड़ा-सा पानी की वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है। हमारे आसपास या हम भी 8-10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिनको 8-10 घंटे ऑफिस में बिता रहे हैं, तो उनके लिए डेली सर्वाइवल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर लोगों के ख़ास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या किसी भी मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जहाँ पर ज़्यादातर जो टाइम है लोगों का वो ऑफ़िस में बीतता है। 8 से 10 घंटे की लगातार सिटिंग जॉब और उसमें भी साथ में सोने पे सुहागा ये रहता है कि 8 से 10 घंटे आप लगातार बैठ रहे हैं और खाने के नाम पर आप जंक खा रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इवन पाइल्स और फिशर के लिए। तो जिन लोगों की लंबी ऑफ़िस सिटिंग्स है, 8 से 10 घंटे का बैठने का काम रहता है, उनको विशेष तौर पर आधा पौना घंटे या 1 घंटे के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। जंक फूड ना खाएँ, घर से अपना थोड़ा-सा आप सलाद काट के ले जा सकते हैं, आप अपनी कैंटीन से फ्रूट्स कटवा के मँगवा सकते हैं और पानी ज़रूर बीच-बीच में पीते रहना है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ और आपका जो सवाल था कि जो 8 से 10 घंटे का सिटिंग आवर्स है, जिन लोगों के 10 घंटे की जॉब है और अगर कोई आदमी इंदिरापुरम से गुड़गाँव जा रहा है, तो वो जॉब 10 घंटे की सिटिंग ना होके वो कम से कम 15 घंटे की सिटिंग होगी, क्योंकि राइट। उस आदमी को ढाई घंटा जाना और ढाई घंटा आना, 5 घंटे वो भी गाड़ी में बैठना है। जी। तो ये 15 घंटे तक जब आदमी लगातार बैठेगा तो रेक्टल वेसल्स पर प्रेशर ज़्यादा बनेगा और वो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और फिशर इनके लिए डेफिनिटली ज़्यादा प्रोन रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तो ये बात हुई बैठने की, अब हम बात करते हैं टहलने की। क्या 15 मिनट टहलने भर से हम पाइल्स का जो डर है या उसका जो खतरा है उसको कम कर सकते हैं? देखिए, टहलना सिर्फ पाइल्स के लिए नहीं होता है, पहले तो मैं बताऊँ।
जो लोग आज की लाइफस्टाइल में सारे दिन पड़े रहते हैं या सारे दिन जिनका बैठ के काम करने का रहता है, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी या जो एक्सरसाइज का टाइम है वो लगभग जीरो हो जाता है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ पाइल्स बल्कि और बहुत सारी बीमारियों को वो जन्म देते हैं, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा एक है। मोटापे के बाद में शुगर के लिए आदमी प्रोन हो जाता है, डायबिटीज उसको हो सकती है, हाइपरटेंशन उसको हो सकता है, कार्डियक डिजीज उसको हो सकती है, और बहुत सारी बीमारी जिनमें पाइल्स और फिशर भी इंक्लूड है। तो मैं बहुत सारे वीडियोज में पहले बता चुका हूँ, और मैक्सिमम पेशेंट को मैं बताता हूँ 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, इसको मैं कार्डियक वॉक देता हूँ, कार्डियक वॉक का नाम देता हूँ। तो कार्डियक वॉक जो 30 मिनट हम एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन हम टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है, उसकी वजह से हम हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट की डिजीज और पाइल्स, इन सब से डेफिनेटली हम बच सकते हैं। डॉक्टर अमित, इसी कैटेगरी में पानी और लाइफस्टाइल की जो कैटेगरी है हमारी सवालों की, इसमें आखिरी सवाल हमारा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हम वॉशरूम में कई लोगों को देखते हैं जो बैठकर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? ये अभी आर्टिकल भी मैंने एक प्रकाशित किया था, जिसमें मोबाइल एक बड़ा कारण है पाइल्स को जन्म देने का। उसका कारण क्या है? देखो, 2 चीज़ें हैं। जैसे-जैसे लाइफ में हमारा मॉडर्नाइज़ेशन बढ़ रहा है, पहले हम स्क्वेटिंग पोज़ीशन में स्टूल पास करते थे, इंडियन टॉयलेट होता था। हुँ, आप इंडियन टॉयलेट में बैठ के मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, हुँ, कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर घरों में वेस्टर्न टॉयलेट है, हुँ, आराम से आदमी सुखासन में बैठता है और मोबाइल लेता है। हुँ, उससे भी बड़ी चीज़ हो गई, जो बहुत सारी उसमें इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है, चाहे वो रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, हुँ, फेसबुक है, इंस्टा है, जो भी हम चला रहे हैं, वो हमें टाइम का एहसास नहीं होने देता। हुँ, स्टूल पास करने का जो टाइम है वो 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो 3 से 4 मिनट में आदमी आराम से हुँ, फ्रेश अप होके वहाँ से उठ सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी मोबाइल लेकर टॉयलेट में बैठा है, तो कब उसके वो 4 मिनट 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका हमें पता नहीं लग पाता, अंदाज़ा नहीं लग पाता। इसके अलावा जो टॉयलेट में बैठने की हमारी पोजीशन है, उसमें सीधा-सीधा प्रेशर रेक्टल वेसल्स पर पड़ रहा है, और एक दबाव वहाँ पर लगातार 40 मिनट तक उन वेसल्स पर पड़ रहा है, तो डेफिनिटली उनमें बल्जिंग होगी, उनमें स्वेलिंग होगी, और ये जो बल्जिंग होती है रेक्टल वेसल्स की, इसी को हम पाइल्स कहते हैं। तो डेफिनिटली जो आदमी मोबाइल लेकर टॉयलेट में जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कई लोगों को मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनकी वाइफ कहती है जी अंदर घुस जाते हैं, 1 घंटे तक निकलते ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, मोबाइल साथ में रहता है। तो वो लोग 100% प्रोन हैं टुवर्ड्स गेटिंग द पाइल्स, और बाकी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की ओर और ये कैटेगरी हमारी है कि कब्ज़ की असली वजह क्या है? तो डॉक्टर साहब, हमारा जो सवाल है वो कब्ज़ की असली असली वजह से जुड़ा हुआ है। तो वजह क्या है? पहला सवाल हमारा यही है कि क्या लाइफ़स्टाइल है, या डाइट है या स्ट्रेस है? क्या कब्ज़ की रियल वजह होती है? और अगर मैं कहूँ तीनों, लाइफ़स्टाइल, हुँ, स्ट्रेस और गलत खान-पान, हुँ, ये तीनों ही कब्ज़ की बड़े कारण हैं। लोगों को गलत खान-पान तो समझ में आता है कि हमने गलत खा लिया, लो फाइबर डाइट खा ली, या हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे कब्ज़ हो गया। लेकिन लाइफ़स्टाइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खान-पान, क्योंकि अगर कोई आदमी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है, वो वॉक या दौड़ नहीं लगा रहा है, तो डेफिनिटली ही और शी इज़ मोर प्रोन टुवर्ड्स गेटिंग द कॉन्स्टिपेशन। और कई लोग जो इग्नोर करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारे गट को सीधे तौर पर हैम्पर करता है, उसको प्रभावित करता है। हुँ, अगर कोई आदमी स्ट्रेस है तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स डेफिनिटली स्लो होंगी, हुँ, और स्ट्रेस वाले आदमी को कब्ज़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो मैं कहूँगा कि लाइफ़स्टाइल, खान-पान और स्ट्रेस, ये तीनों मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जी। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल भी है कि नेचुरल मोशन के लिए हम दवाई लेते हैं, लेकिन दवाई की नौबत ना आए उससे पहले ऐसा क्या किया जाए? मैं तो जिन लोगों को दवाई की नौबत भी आ जाती है, मैं तो पिछले 20 सालों से लोगों हुँ, की कब्ज़ की दवाइयाँ छुड़ा रहा हूँ। हुँ, क्योंकि एक बार आदमी 15 दिन, 20 दिन के लिए मजबूरी में कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेता है, हुँ, और फिर वो उसकी हैबिचुअल एक तरह से वो हो जाता है, उसकी डिपेंडेंसी उस पर बन जाती है कि उस दवाई के बाद में बिना फिर उसको हुँ, स्टूल पास नहीं होता है। हुँ, तो अगर सवाल ये है कि भई कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई की जो नौबत ना आए, हुँ, तो आदमी आधा पौना घंटे डेली एक्सरसाइज करे, हुँ। 3 से 4 लीटर पानी डेली पिए, और हाई रफेज डाइट ये ज़रूर खाए, फाइबर ज़्यादा ले। ऐसा करने से डेफ़िनिटली वो कब्ज़ की दवाइयों से बचा रह सकता है, और बिना दवाइयों के भी वो आराम से अपना स्टूल पास कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कब्ज़ की दवाई लेना कितना सेफ़ है? देखो, इस चीज़ को मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा है, उसको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छे मनोरंजन का सामान, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसको अच्छा बंगला मिला हुआ, अच्छी गाड़ी मिली हुई है, तो क्या वो मेहनत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सेम हैपेंस विद द इंटेस्टाइन। अगर किसी आदमी को लैक्सेटिव की आदत पड़ी है, कोई आदमी स्टूल सॉफ्टनर ले रहा है, लगातार ले रहा है, तो
हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए हमारी आंतों में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो हमारे अधपचे खाने को या डाइजेस्टेड फूड को आंतों में आगे बढ़ाता है। हाँ। लैक्सेटिव हम एक एक्सटेंसिंग फैक्टर्स को दे रहे हैं, बाहर से एक स्टिमुलस दे रहे हैं उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। हम्म। तो अगर किसी आदमी को लगातार लैक्सेटिव लेना पड़ रहा है तो उसकी आंतें वो सारा काम करना भूल जाती हैं, जो डाइजेशन और पचे और अधपचे खाने को आगे बढ़ाने का होता है। ऐसा करने से आदमी की डिपेंडेंसी बढ़ने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लैक्सेटिव लेना बिल्कुल सेफ नहीं है। हाँ, कोई किसी का सर्जिकल ट्रॉमा है, कोई ऑपरेट हुआ है, किसी का फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से आदमी बेड पर है, उस टाइम पर अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली लैक्सेटिव लिया जा सकता है, लेकिन रूटीन में एक हेल्दी आदमी को लैक्सेटिव से दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारी जो चौथी कैटेगरी है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और चौथी कैटेगरी का जो पहला सवाल है, ये कैटेगरी का नाम है सिम्टम्स एंड वार्निंग साइंस। और इसका जो पहला सवाल है वो है, टॉयलेट में ब्लड दिखे तो कितनी देर तक, कितने दिनों तक वेट करना सही रहता है? देखो, टॉयलेट का जो ब्लड की अगर हम बात करें उसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो होता है कई बार इन्फेक्टिव डायरिया होता है आदमी को, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे साथ में लूज़ मोशंस हो रहे हैं हुँ। और उसके साथ में ब्लड आ रहा है, तो ये डेफ़िनिटली हमारा इन्फेक्टिव हम कहें जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है उसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। हुँ। हम डॉक्टर को उसमें भी हमें दिखाना है, लेकिन वो जो ब्लीडिंग है वो पाइल्स से अलग होती है। हुँ। अगर आपको पाइल्स की ब्लीडिंग की हम बात करें या फिशर की ब्लीडिंग की हम बात करें, तो पहले दिन भी अगर आपको ब्लड आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली इंटरवेंशन हम उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस और कुछ दवाइयों से कर सकते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारे कि हम ऑपरेशन से और बहुत लंबे इलाज से बचे रह सकते हैं। तो एज़ सून एज़ यू आर गेटिंग द ब्लीडिंग इन रेक्टम, यू शुड कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत बहुत से ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं जिनको पाइल्स, फिस्टुला या फिशर में डिफरेंस का पता नहीं होता है। तो अगर हम मोटा-माटी बात करें पाइल्स और फिशर में डिफरेंस की, तो कैसे आप समझा सकते हैं? देखिए, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस की मैं बात बताऊँ तो पाइल्स आर एंगोर्ज्ड ब्लड वेसल्स इन रेक्टल रीजन। उसमें ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है और कई बार अगली स्टेज में जाने पर मस्से वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये पाइल्स होता है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और दूसरा होता है फिशर। फिशर में हार्ड स्टूल की वजह से एनल रीजन में एक कट लग जाता है, शार्प कटिंग सा पेन, जैसे ब्लेड लग गया, जैसे मिर्ची उसमें होती है, जलन होती है, कई बार काँच चुभने जैसा दर्द जो होता है वो फिशर होता है। फिस्टुला की हम बात करें तो एनल रीजन में एनस के पास में कोई गांठ सी बनना, जिसमें पस पड़ जाता है बाद में और वो फूटकर एक ओपनिंग सी बना देता है, जिसमें बाद में लगातार उसमें से पस डिस्चार्ज रहता है, ये फिस्टुला रहता है। जी। लेकिन इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपके पाइल्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है और किस स्टेज का है, साथ में इसको हम कंजर्वेटिव वे में दवाइयों से और खान-पान के सुधार से ठीक कर सकते हैं, या किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम उससे डेफिनेटली पता लगा सकते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में ब्लीडिंग को कब इमरजेंसी हम माने माने कि ब्लीडिंग हो रही तो इमरजेंसी की स्थिति आ गई है? देखिए, शरीर से ब्लड निकल रहा है, अननेचुरली निकल रहा है तो डेफिनिटली वो वार्निंग साइन है। लेकिन अगर हम खास तौर पर ब्लीडिंग के अलार्मिंग साइन की बात करें तो फिशर में यूजुअली एक लाइन सी बन के आती है लैट्रिन के ऊपर, जो मल होता है हमारा, उस पे स्ट्रीक ऑफ ब्लड आता है। पाइल्स में टप-टप करके, बूंद-बूंद करके ब्लड निकलता है। लेकिन खास तौर पर अगर हम अलार्मिंग की बात करें, अगर आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा मात्रा में हो रही है, या उस ब्लीडिंग की वजह से आप एनीमिया में लैंड कर रहे हैं, आपको रक्ताल्पता हो रही है, आपके शरीर में खून की, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, जी। तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। और कई बार कई पेशेंट में देखता हूँ कि जो 4 हीमोग्लोबिन, 5 हीमोग्लोबिन के साथ में आते हैं और उनके ट्रीटमेंट से पहले हमें उनके जीवन बचाने के लिए उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। पाइल्स और कैंसर के सिम्पटम्स में क्या बेसिक फ़र्क होता है? देखिए, पाइल्स और कैंसर बिल्कुल ही अलग बीमारियाँ हैं। एनल रीजन में कैंसर भी हो सकता है, पाइल्स भी हो सकती है, लेकिन अगर सिम्पटम्स की हम बात करें तो पाइल्स में पेन नहीं होता, फिशर में पेन होता है। कैंसर अगर किसी को रेक्टल रीजन में है तो वो पेनफुल होता है, पेन उसमें होता है। इर्रेगुलर सी ग्रोथ उसमें होती है, लंप जैसे अंदर होते हैं, जो कई बार पेशेंट को नहीं फील होते क्योंकि वो रेक्टम में अंदर होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज बताऊँ तो पाइल्स का जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड कलर की फ्रेश ब्लड होता है, जबकि जो कैंसर के पेशेंट में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा गंदला सा खून आता है, उसमें थोड़ा सफेद सा पस सा, थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का ब्लड एसोसिएटेड विद द पेन, ये कैंसर में होता है। जबकि पाइल्स अगर ग्रेड 4 में नहीं है तो वो पेनलेस रहता है। दोस्तों, हमारा जो अगला पार्ट है वो ट्रीटमेंट की क्लैरिटी से जुड़ा हुआ पार्ट है, और इसमें हमारा जो सवाल है वो पाइल्स की सर्जरी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो डॉक्टर साहब,
क्या हर पाइल्स के पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है या इसे दवाई से भी दुरुस्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पाइल्स की सर्जरी की ज़रूरत सभी पेशेंट में नहीं पड़ती है। हुँ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर टाइमली पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करता है, मेरे पास जो पेशेंट जो एक्यूट हिस्ट्री के साथ में आते हैं, कुछ दिनों की हिस्ट्री या कुछ हफ्तों की हिस्ट्री के साथ में आते हैं, पाइल्स और फिशर की हम बात करें, तो मैं लगभग 90% पेशेंट्स का मैं बता रहा हूँ, जो मेरा डाटा है, हुँ। उनको हम कंजर्वेटिव वे में दवाइयों से, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से और डाइटरी चेंजेस से, इनसे हम लगभग 90% तक पेशेंट्स को बिना सर्जरी के सिर्फ़ दवाइयों से और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से ठीक कर सकते हैं। हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं क्षारसूत्र ट्रीटमेंट, ये क्या चीज़ है? हुँ। और किन केसेस में ये ऑप्शन बेस्ट रहता है? देखिए, क्षारसूत्र एक जो हमारा कीटोन हम कहें मेडिकेटेड कीटोन होता है, कॉटन थ्रेड या लिनेन के ऊपर आयुर्वेदिक हर्ब्स की कोटिंग की जाती है। आमतौर पे 2 तरह के क्षारसूत्र मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर्स जिनको यूज़ करते हैं। एक स्नूई अपामार्क क्षारसूत्र होता है, जिसमें हुँ। स्नूई एक जीरोफिटिक प्लांट होता है, उसके लेटेक्स को अपामार्क और हरिद्रा के साथ में 21 लेयर की कोटिंग के बाद में उस थ्रेड को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा होता है गुग्गुल, गुग्गुल क्षारसूत्र जिसमें हम गुग्गुल से उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो क्षारसूत्र का जो प्रिपरेशन है और जो उसका साइंटिफिक हम कहें इम्पोर्टेंस है ट्रीटमेंट में, सर्जिकल इंटरवेंशन में, ये लगभग 2500 साल पुरानी टेक्निक है। 1965 में इसको एक तरह से रीडिस्कवर किया गया। प्रोफेसर देशपांडे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो आईएमएस है, वहाँ पर उन्होंने वापस से इसको प्रचलन में एक तरह से लेके आए। पाइल्स और फिस्टुला, इन दोनों में ये गोल्डन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। 1991 में एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में एक मल्टी सेंट्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि क्षारसूत्र इज गिविंग मोर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देन कन्वेंशनल सर्जरीज इन केस ऑफ फिस्टुला, हुँ। इन केस ऑफ पाइल्स। स्पेशली अगर हम हाई एनल फिस्टुला की बात करें, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की बात करें, तो क्षारसूत्र से अच्छा ट्रीटमेंट कोई नहीं है। हुँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 20 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल केस हैज बीन रिपोर्टेड रिलैप्स आफ्टर गेटिंग द क्षारसूत्र ट्रीटमेंट जो मैंने किया है। पर्पस उसका क्या है क्षारसूत्र का कि इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों देता है? हाई एनल फिस्टुला में कभी भी हम सर्जरी करते हैं, हम पूरे ट्रैक को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्फिंक्टर मसल के पीछे से जाता है और स्फिंक्टर मसल के पीछे से हम ट्रैक को कट करने में अगर स्फिंक्टर मसल डैमेज होता है, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब उसको जीवन भर के लिए डायपर बन जाएगा, लैट्रिन बनेगी, निकल जाएगी, कब निकलेगी उसको पता नहीं चलेगा। उस इनकॉन्टिनेंस को बचाने के लिए कन्वेंशनल सर्जरी में कई बार उस ट्रैक को पार्शियली एक्सरसाइज किया जाता है, आधा काटा जाता है। तो आधा हम उसको काटेंगे तो बीमारी दोबारा होगी, पूरा काटेंगे तो इनकॉन्टिनेंस होगा। क्षारसूत्र इन दोनों ही जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे हमें बचाता है। एक तो पूरे ट्रैक को खत्म करता है और स्फिंक्टर मसल अगर ट्रांसस्फिंक्टरिक भी हम कह रहे हैं फिस्टुला है, तो एक कंट्रोल्ड वे में कटिंग होती है। एक हफ्ते में लगभग चौथाई सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का ट्रैक कटता है। जब तक अगला आधा सेंटीमीटर कटेगा, पीछे से फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इनकॉन्टिनेंस के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं और रिलैप्स भी ऑलमोस्ट जीरो है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 20 साल में ईश्वर की कृपा से मेरे क्लिनिक पर मैंने लगभग 10,000 से ज्यादा केसेस किए होंगे क्षारसूत्र के, एक भी पेशेंट में ये तकलीफ रिलैप्स नहीं हुई है। ये बात हुई ट्रीटमेंट की, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद दोबारा पाइल्स लौट कर ना आए, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सर्जरी के बाद में अगर रिलैप्स की हम बात करें, तो ये जो बीमारी है, ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। किसी आदमी का लाइफ़स्टाइल गलत है, किसी आदमी का खान-पान गलत है, कोई आदमी लगातार बैठा रहता है। उसकी वजह से ये पाइल्स की बीमारी होती है। इन कारणों से, इन अपनी आदतों से अगर हम ईश्वर के बनाए हुए शरीर में कोई व्याधि पैदा कर सकते हैं, कोई खराबी कर सकते हैं, तो पाइल्स की सर्जरी तो इंसान कर रहा है, डॉक्टर भी तो इंसान ही होता है। हुँ। अगर हम उसके बाद में भी अपना गलत खान-पान हम चालू रखते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल हम चेंज नहीं हुँ। करते, हुँ। तो डेफ़िनिटली साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस आदमी को दोबारा पाइल्स होने की संभावना रह सकती है। इसके लिए मैं तो अपने सारे पेशेंट्स में 2 चीज़ें बताता हूँ कि भाई आप ऐसे परहेज करो जो बहुत सुगम है, ईज़ी है और जिसके लिए आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। हुँ। पानी खूब सारा पिएँ, 3 से 4 लीटर पानी डेली की आदत डाल लें। हर खाने के साथ में आप थोड़ा-सा सलाद खा लें। इतना अगर आप करते रहे और 30 मिनट का वॉक आप कर लेंगे, तो आपको क्षारसूत्र करने के बाद में मैं जो बताता हूँ कि मेरे एक भी पेशेंट में दोबारा तकलीफ नहीं हुई, मैं सबको बताता हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद में, प्रोसीजर के बाद में भी आपने ये 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करनी है, आपको बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों इस एपिसोड में जो आखिरी कैटेगरी है वो फैमिली एंड अवेयरनेस से जुड़ी हुई है और इस कैटेगरी का जो पहला सवाल है सर वो ये है कि प्रेगनेंसी में पाइल्स को कब सीरियस माना जाए? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सवाल है कि प्रेगनेंसी में पाइल्स को कब सीरियसली लेना है, ये सवाल गलत है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पाइल्स का कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको वहाँ पर स्वेलिंग महसूस हो रही है,
तो आपने उसी टाइम डॉक्टर को अपने कंसल्ट करना, उसमें कोई लिंगर ऑन नहीं करना। कारण क्या है कि इनिशियल स्टेज में कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज करके प्रेगनेंसी में पाइल्स से बच सकते हैं। जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ा दें, हम फाइबर बढ़ा दें, कई बार आयरन हमें कॉन्स्टिपेशन आयरन की वजह से होती है, तो उसके बारे में हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। तो इन सारे जो मेजर्स हैं उनसे हम प्रेगनेंसी के दौरान एक सेफ टाइम अपना प्रेगनेंसी का निकाल सकते हैं और उसमें पाइल्स उस स्टेज तक नहीं जाती कि हमें ऑपरेट करना पड़े। मेरे पिछली बार भी मैंने अपने चैनल पे डाला था कि प्रेगनेंसी में पाइल्स में क्या करें। बहुत सारी महिलाओं का सवाल था कि सॉल्यूशन क्या है। 3 सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ खाली। पानी खूब सारा पिएँ, सलाद और फाइबर डाइट पूरी लें और अगर आपका आयरन आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो कुछ दूसरा बेहतर सब्स्टिट्यूट जो कब्ज ना करे वैसा आपको दे सकते हैं। सर बच्चों में अगर कब्ज की समस्या है तो क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है? फ्यूचर में क्या प्रेजेंट में भी बन जाएगा। अगर बच्चों में कब्ज है, कब्ज पाइल्स और फिशर के लिए एक बड़ा कारण रहता है। आज की तारीख में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, फाइबर डाइट कोई लेता नहीं है, मम्मी पापा भी पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बच्चा कहाँ से फल खाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन है उसका बड़ा कारण एक तो उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आउटडोर गेम्स बच्चों के बंद होते जा रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन, मोबाइल या टैबलेट पे वो लगे रहते हैं और खान पान उनका गलत होता है। तो कॉन्स्टिपेशन से डेफिनेटली ब्लीडिंग, फिशर, कट और ओबेसिटी ये आज की तारीख में जो हमारी यंग जनरेशन है बच्चे उनके लिए बड़े दानव की तरह समाज में फैल रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल हमारा है कि अगर एक सिंपल फॉर्मूला हो पाइल से बचने का तो वो क्या कहेंगे आप? क्या फॉर्मूला आपके हिसाब से? पाइल से बचने का सिंपल फॉर्मूला है पानी 3 से 4 लीटर, हाई रफेज डाइट, 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज और टॉयलेट में 2 से 3 मिनट। इतना कर लीजिए। पाइल्स 90% मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं होगा अनटिल अनलेस किसी बीमारी की वजह से वो नहीं हो रहा है तो सर हम वाइंड अप करें उससे पहले आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से आपसे वो जुड़ सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए मेरा सेंटर पिछले 20 साल से एक ही जगह पर इंदिरापुरम में प्रकाश मेडिकल सेंटर के नाम से है। 46 अभय खंड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद, ये उसका एड्रेस है, आप गूगल कर सकते हैं। जो लोग मेरे से यूट्यूब पे जुड़ते हैं वो कमेंट करके अपने कोई सवाल है या कुछ जानकारी चाहिए वो दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर सवालों के जवाब मैं खुद दूं या मेरा कोई ना कोई असिस्टेंट जो डॉक्टर होता है वो उनका देता है। जो लोग मुझसे इस रील को या इस पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो मुझे डीएम करके सीधे देख सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई सीधे बात करना चाहता है तो 9311112293 ये नंबर है। बहुत आसान सा नंबर है और उतना ही आसान मेरे से जुड़ना है। किसी के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। आई विल गेट बैक टू यू। तो दोस्तों सेहत के सवाल और उलझन के बारे में ये थे डॉक्टर अमित शर्मा के जवाब। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो उलझन है उसका समाधान आपको इस बातचीत से मिल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक नए पॉडकास्ट में किसी नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका ढेर सारा धन्यवाद।